हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुछ भी पर। प्रस्तुत है एक धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता। भाग चंदर के कोट के बटन के होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बर्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब को तोड़े जाने पर वो फिर चंदर की गर्दन पर सवार न हो जाए, लेकिन बर्टी कुछ बोला नहीं। बर्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चले, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बर्टी नाराज़ ना हो जाए, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वो कुछ नहीं कहता, और पता नहीं क्यों गुलाब से उसकी तबीयत भी इधर हट गई। अब वो उतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों। मेरी तो समझ में यह आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वो इधर धीरे धीरे हट गया, और इधर वो ये विश्वास करने लगा है कि सचमुच वो सार्जेंट को प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन ये हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था मरते दम तक उसका पागलपन न छूटेगा। चंदर ने कहा, नहीं, बात ये हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए, अगर मेरे और बर्टी के विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके गुलाब चुराकर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा, और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वो बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो, अब बर्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया और कई गुलाब के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए, और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता। अब भी वो इन फूलों में नहीं मिलती। वो ज़रूर सार्जेंट के साथ जाती है। वो मुझसे प्यार नहीं करती, हरगिज़ नहीं करती। और वो रोने लगा। बस उसी दिन से वो गुलाबों के पास नहीं जाता, और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है, क्या मैं सार्जेंट से कम सुंदर हूँ? और इधर वो बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्मी बोली। मैंने तो हमदर्दी की कि फूल चुराने बंद कर दिए, और उसका नतीजा ये हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें ही नहीं की हैं, और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूँगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला है। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत न समझना। ज़िंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं, और ये किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ। और तुम्हें बैठकर सुननी होगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं, और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। ओह अच्छा, तो देखता हूं कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए। पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूं पम्मी के आज सिनेमा देखने जाऊं। कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी है, चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा, हौजी, बॉल डांस, सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर। लेकिन चलो देखें, अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, बर्टी को ले चलोगे? हाँ हाँ, तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी। चंदर ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जॉर्जेट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई। इस रंग से वो जैसे निखर आई। चंदर ने उसकी ओर देखा तो वो लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ ये मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी, चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफ़ी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो बड़ी शान से सीना ताने था। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने ले जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बर्टी ने सिर हिलाकर ज़ोर से कहा। सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है? मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वो सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोंट दूंगा।
अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला और इतनी ज़ोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गईं और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वो मुझे प्यार नहीं करती, वो सार्जेंट को प्यार करती है, वो उसी के साथ घूमती है। अगर वो मिल जाएगी सिनेमा में मुझे तो मैं उसके हत्या कर डालूंगा, तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर, मैं उससे कितनी नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है, मैं नफरत करता हूँ और वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं पागल हूँ, उफ़। और वो सिर थामकर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और ख़राब हो जाएगा, आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार ड्राइव नहीं की, लाओ आज ड्राइव करो। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रीजेंट के सामने जा पहुंची। चित्र था सैलामी। हेयर शी डांस्ड। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज़ रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर, सैलामी की कहानी मालूम है? ना। क्या ये कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, ये बाइबल की एक कहानी है। असल में एक राजा था हैरात। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सैलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हैरात उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सैलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सैलामी के पढ़ना को ठुकरा दिया। एक बार हैरात ने सैलामी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सैलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हैरात वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उसने सैलामी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है इन पाश्चात्य देशों की कि अपनी ही भतीजी पर हैरात मुग्ध हो गया। उसने पम्मी से कहा, लेकिन हैरात अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? ये तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, ये शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप के आग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जानोगे ये कितनी भयंकर चीज़ है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त नाता, रिश्ता, मर्यादा, अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वो अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंदर बोला, हाँ हाँ, ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो ये तो सेक्स है। आदमी को कहाँ ले जाता है यह अंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो, और ईश्वर न करे कि कभी तुम इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इसी पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंदर की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे। ऊब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंदर को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंदर के मन में आया, लेकिन ये उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई है? सुधा ही की ना। उसी ने तो उसे सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना एक हाथ कपूर के गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही थी कि अगर ये विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यही नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बंधने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज़ समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़के ऐसे थोड़ी होती है, चंदर बोला।
तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं, हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सी हिरन, एक गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए। लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज़्यादा। चित्र शुरू हो गया। वो चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ चित्र भ्रमात्मक था। वो बाइबल की सैलामी की कहानी नहीं थी, वो एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी ऊब गई। अब जब डाकू पकड़कर सैलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया और पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र से तबीयत ऊब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। नहीं, तुम ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चलें? पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ चाहो, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थीं। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़कर चंदर के गालों पर थपकियां लगाने लगा। चंदर दूर खिसक गया। पम्मी ने चंदर की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया और चंदर को पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ से चंदर का हाथ पकड़े रही, जैसे वो चंदर को दूर नहीं जाने देगी। चंदर के बदन में एक हल्की सी हिरन नाच रही थी। क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी, या शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर की बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंदर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैकफरसन लेक के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफरसन झील काफ़ी सूख गई थी और किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली, और दोनों नीचे उतरकर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास ही के नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो शहनाई का हल्का स्वर हवा की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर, चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुपके से सुनो, ये सितारे क्या बातें कर रहे हैं। पम्मी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी को देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी एक बांस से टिककर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से रूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा, फिर न जाने क्यों उससे देखा नहीं गया। वो सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच से 2 सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल दी और चंदर का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों में दूरी रखे, सेक्स ना आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नज़दीक हैं, करोड़ों बरस से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो संग निभ जाता है। सहसा उसकी आवाज़ में जाने क्या छलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो गए। बोली, बस ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्पद को निकटतम लाकर छोड़ दे, उसको बांधे ना। कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींच कर छोड़ दे। और पम्मी ने चंदर का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसके गरम गरम सांसें चंदर की पलकों पर बरस गई। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींच कर फिर हटा दे। और चंदर को पम्मी ने अपनी बाहों में घेर कर अपने वक्ष तक खींच कर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदर के रोम रोम में सुलग उठी। वो बेचैन हो उठा और उसके मन में आया कि वो अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो, और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूरी, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ, वो तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंदर चुपचाप सोचने लगा। वो पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे ऊबने लगा, जैसे एक विहग शिशु घबराकर अपने नीड़ के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वो इस वक्त तड़प उठा सुधा के पास जाने के लिए। क्यों? पता नहीं क्यों।
यहाँ कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वो क्या करे। पम्मी उठी, वो भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। रात भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफ़ी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज़्यादा नहीं ओढ़ा जाता था और चंदर ने वो भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजब सी कँपकँपी उसे झकझोर जाती थी और वो कसकर चादर लपेट लेता था। फिर जब उसकी तबीयत घुटने लगती तो वो उठ बैठता था। उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई और लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में से अजब सी आवाज़ें आती हैं और नागिन बनकर उसके सांसों में लिपट जाती हैं। वो परेशान हो उठता है। इतने में कहीं फिर से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है और उसे सचेत और सजग कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही हैं। उसने गेसु को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सपने में गेसु को पहचान लिया। लेकिन गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुई थी। फिर देखा बिनती रो रही है और इतना बिलख बिलख कर रो रही है कि तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंदर समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता उसका। किसी तरह हिम्मत करके वो समीप पहुंचा तो देखा, अरे ये तो सुधा है। सुधा लूटी हुई सी मालूम पड़ती है। वो बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों पर जाने कैसे सुकुमार जंजीरें कसी हुई हैं। उसके मुंह पर किसी की सांसों का भार है। वो निश्चेष्ट है। उसका मन अकुला बैठा। वो चौंक कर जाग गया तो देखा वो पसीने से तर है। वो उठकर टहलने लगा। वो जाग गया था, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में ही टहलते टहलते वो फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खुली खिड़की से सैकड़ों तारे टूट टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। एक मर्मांतक पीड़ा उसकी नसों में खौल उठी और लगा जैसे उसके अंग में चिंताएं धधक रही हैं। जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही वो यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पढ़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को चली गई थी, क्योंकि बिनती बैठे तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोली कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग को अपनी निगाहों के स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास बैठ गया। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुपके से चले गए। सुधा बोली, कहो कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा, बहुत बड़ा खेल सुधी। चंदर व्याकुलता से बोला। अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आई। और उसके बाद चंदर सब बता गया। कैसे वो सिनेमा गया, उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया, कैसे वे लोग मैकफर्सन झील गए और वहाँ पम्मी पागल हो गई, फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी, और फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर पेंसिल में मुंह दबाए कोहनी टेके बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो अच्छी ही बात कही थी। ये तो अच्छा ही है कि ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो ये संबंधों में ना आए। उसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि सेक्स आए? कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई। तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि सेक्स आए और वो भी नहीं चाहती है कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों तुम उदास हो इतने? क्यों तुम उदास क्यों हो इतने? सुधा बोली बड़े अचरज से। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा। ठीक तो है, उसने बता दिया तुम्हें कि इतना अंतर होना चाहिए। समझ गए। तुम लालची आदमी चाहते होगे ये भी अंतर न रहे, इसलिए तुम उदास हो गए। छी। होठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली, तुम तो मजाक करने लगी। चंदर बोला। सुधा सिर्फ चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीरों की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसी उजले मासूम नन्हे पैर अपने हाथ में ले लिए और भर्राई हुई आवाज़ में बोला, सुधा तुम कभी हम पर विश्वास न हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठकर बैठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहीं के, हमें कहते हो? अभी सुधा में बचपन है और तुम में क्या है? वाह रे छुई मुई के फूल, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए। तुमसे अच्छी लड़कियां होती हैं। सुधा ने उसके दोनों हाथ झकझोरते हुए कहा, नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी ज़िंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है, वो हो तुम। मैं जानता हूँ कितने ही जल प्रलय हो,
लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूँगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से खेल भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊँगा, ये कभी मैं सोच नहीं पाता। चंदर ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वो चंदर के चेहरे की ओर देखती रही, फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करती हुई बोली, चंदर, मैं किसके विश्वास पर चल रही हूँ बोलो? लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंदर अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूँ, मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है, मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, लाओ, यहाँ छुआ था पम्मी ने तुम्हें, और उसका हाथ होठों तक ले गई। चंदर कांप गया। आज सुधा को ये क्या हो गया है? लेकिन होठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने फूंकने वालों की तरह सुधा ने फूंक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी के स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए, छू मंतर। चंदर हंस पड़ा। उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू था। बिनती चाय ले आई 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी लाओ। बिनती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुमसे झेपती है? झेपती कहाँ हूँ? बिनती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और ज़मीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज़्यादा समझदार, और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए ना? जी हाँ गुरुवानी जी, अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बिनती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदार पेशावरी सैंडल भीग गई। बिनती ने झुककर एक अंगोछे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ हाँ, छुओ मत, कहीं इनकी सैंडल भी बाद में आकर न रोने लगे। सुन बिनती, एक लड़की ने कल इन्हें छू लिया तो आप आज उदास थे। अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रपट न कर दें। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीलाभ आकाश। आप पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊँगा। ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज़ पर दस्तखत करना है। चंदर ने कहा, अब मैं निडर हूँ। कहो बिनती, तुम्हारे ससुर का कोई खत नहीं आया? बिनती झेंप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो तो बता दो, फिर 1 महीने तक मुझसे कोई मतलब नहीं। हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे, हाथ पटककर सुधा बोली। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज़ सुधा और बिनती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिनती दोनों ही का इम्तहान ख़त्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्र का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। बिनती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है, चंदर को कोई होश नहीं। बस उसका पेन, उसके कागज़, स्टडी रूम की मेज़, और चंदर है कि आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिख कर पूरा किया और संतोष की सांस ले ली तो देखा कि शाम को 5 बजे हैं। साहिबान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है और लूप बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी हुई है। ह्यूगो का अधपढ़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ औंधा पड़ा है और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोदा गादी कर रही हैं। सुधा, एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो, आज आखिरकार जान छूटी। बस 2-3 महीने में माँ बदौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार्य में व्यस्त। चंदर ने क्या कहा ये सुनकर भी गुम। चंदर ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें अच्छा नहीं लगता चंदर। सुधा बिगड़ कर बोली, कोई काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो, और हमारा काम थोड़े ही महत्वपूर्ण है। कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप? ज़रा देखे तो।
चंदर ने किताब खींच ली। टॉजिक की इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह ज़रा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते थे ये 84 लाख योनियों में से किस योनि का जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि ये बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि ये बिल्ली ही है। चंदर ने सुधा की बात पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआएं। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइल टिकाकर बोली, ये चंदर, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे? और क्या? आहा कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने ज़मीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूंसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंदर कपूर, हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत ज़ोर की दी है। चंदर हंस पड़ा। खैर, दोनों पापा के पास गए। वो भी लिखकर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगा कर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में ज़रूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच कर रख दिया और पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हम पैर नहीं छूएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज़ होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, ज़रा दबा कर रखा करो, तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए। चंदर ने थीसिस ख़त्म की है? सुधा बोली। ज़रूर बेटी, ज़रूर। डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई, पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन से हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपये पाउंड ऊन, 1 पाउंड में 8 लच्छी, 1 लच्छी में 1 शॉल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस एक बिनती का स्वेटर, एक हमारा शॉल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी शॉल से क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है। चंदर बोला। अब की जाड़ी में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज़ का इंतज़ाम करें ना। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टर नहीं आएंगी। सुधा बोली। खैर, बहुत बहलाने मनाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राज़ी हुई। जब नौकर मिठाई लेने गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी? वो पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों? इम्तहान तो ख़त्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में। सुधा बोली। अच्छा बुलाओ बिसरिया को भी। चंदर बोला। अच्छा मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने से सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तो मैं हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा। सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दें? अब तो ख़त्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस न लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फ़ोटो खिंचाएंगे। सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ बिनती को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा, अब पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए, चंदर ने कहा। अच्छा कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचीन, ये तो पूछ ले मिठाई काहे की है? मुझे मालूम है, बिनती मुस्कुराते हुए बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। बिनती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, ये है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब सूख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसू, हमसे भी ज़्यादा गेसू से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती हैं ये, तुम एक बार कह रही थी। चंदर ने पूछा। जी नहीं,
असल में एक बड़ी सुंदर से नोटबुक थी, उसमें ये जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती? ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला उड़ना। चंदर बोला, चला तुम्हारा नारी पुराण। सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय। कवि बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय। बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथ ही? चंदर ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंस दी। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब है। एक दिन बिनती को महादेवी की कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूँ, तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आंख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है ही। तुम इतने भावुक ना हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की परवाह नहीं करता हूँ। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं है। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी, और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वो पढ़ता था ना, हरिहर टंडन, वो अब बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वो रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना कि असेंबली का स्पीकर है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिनती भी हंस पड़ी। खैर, मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ़ कर रहा था तो बिनती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है। चंदर बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बचा तो बिनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिनती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखें बिनती, हमारी है या सुधा की है? बिनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिनती को दे दिया तो बिनती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलकर इनका दिमाग ठीक कर देंगे। सुधा ने प्यार से बिनती को थपथपाते हुए कहा। अब हम तश्तरियाँ धोकर रख दें। और तश्तरियाँ उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिनती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिनती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेपती हो। हाँ ऐसे ही। बिनती ने फिर झेप कर मुँह छुपा लिया और लाज से सकुचाकर इंद्रवधु बन गई। बिनती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसका गठन तो सुधा की तरह नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोज़ी आभा थी जिसमें गुलाल के ढेरे थे। आँखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी कि जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले। झेपती थी तो मुंह पर साँझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरों जैसे दो छोटे छोटे गड्ढे। और बिनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी, और उसकी आदत थी कि वो बात करते समय अपनी गर्दन ज़रा टेढ़ी कर लेती थी और अंगुलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर के बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई
मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा, सुधा, ज़रा बिनती की आंख देखो, इस वक्त अभी आई। बगल के कमरे में तश्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप। बिनती बोली, हाँ, बनाओगी ना आज से हमें, हमारा दिमाग ठीक करोगी ना। बहुत बोल रही थी, अब बताओ क्या बताएं। अभी तक हम बोलते नहीं थे तभी ना, अब अपनी ससुराल में बोलना टुइयाँ ऐसी, वही तुम्हारे बोल पर रीझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा, छी, राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते, जिनकी अभी शादी होने जा रही है। अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई, तय ही समझिए। फ़ोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली है। अच्छा एक बात कहें, मानिएगा। बिनती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा।